पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग आ गए होंगे। कीर्मी, एंजल, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, पूजा, भूमिका, मितेश, प्रेजेंट सर। भूमिका इज प्रेजेंट, मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, प्रेजेंट। केशवी राणा, प्रेजेंट सर। क्रूपल, दर्शनिका, टिशा, प्रेजेंट सर। दर्शित, वंश, मयूर, प्रेजेंट सर। खुशबू, निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, प्रेजेंट सर। तनुश्री, प्रेजेंट सर। दीप चौधरी, तन्वी, प्रेजेंट। शिवानी, कैनिल, संजो, प्रेजेंट सर। अदिति, जील, अब्बन। एसवी वाले स्टूडेंट्स आ जाओ। आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर। नील पटेल, प्रेजेंट सर। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। ब्रज, चंदन, वृत, प्रेजेंट सर। वृत, प्रेजेंट सर। अभिषेक, प्रेजेंट सर। कुश पटेल, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, प्रेजेंट सर। जयवीर, प्रेजेंट सर। पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल, ललित। प्रेजेंट सर। ठीक है भाई, सब लोग ठीक तो हो ना? अटेंडेंस किस किस की रह गई जल्दी बताओ। दर्शनिका, मितेश, पूजा, और कौन रह गया? दर्शनिका, मितेश, पूजा, नील पटेल। नील पटेल इज एब्सेंट। प्रेजेंट है बेटा, ऐसे ही मजे लेते थे। खुशबू,
खुशबू इज ऑल्सो प्रेजेंट. चलो. Yes, now it is over. Let's start the class. सब लोग ठीक है ना अपने घर पे बेटा? हेल्थ का ध्यान रखो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, है ना? और बाहर कम से कम अभी निकलो, अवॉइड करो, है ना? चलो. कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था वैसे? हाँ, कूलम्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म, है ना? कूलम्स लॉ सबको बता दिया था मैंने कल. ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ लगाते हैं वैसे मैग्नेटिज्म में भी आपका कूलम्स लॉ वैलिड है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कूलम्स लॉ लगाते हो वैसे ही आपका मैग्नेटिज्म में भी कूलम्स का लॉ जो है वो वैलिड है. ठीक है, तो हमने कूलम्स लॉ देख लिया था. अगर हमारे पास दो डिफरेंट मैग्नेट्स हैं और दोनों की पोल स्ट्रेंथ्स अलग अलग है, एक की m1 है दूसरे की m2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको r दिया हुआ है. ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन r दिया हुआ है. वी नो दैट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r². जब आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा k टाइम्स m1 m2 अपॉन r². ठीक है, k का ध्यान मैंने आपको बोला था पहले ही रखना होता है. k यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही चीज़ आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है. ये k की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, और ये चार्जेस से रिप्लेस हो जाते हैं Q1 और Q2 से. ठीक है, तो सेम लॉ जो हम वहाँ लगाते थे वही वाला लॉ आपका यहाँ पे भी वैलिड. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, है ना? ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला था. वेक्टर फॉर्म में आप इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको डायरेक्शन मिल जाएगा. और हम सबको पता है आर कैप क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. तो जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा विच इज़ एफ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स m1 m2 r वेक्टर अपॉन r क्यूब. दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन के दो फॉर्म है, पहला फॉर्म ये वाला और दूसरा फॉर्म ये वाला. ठीक है, दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये पार्ट सबको क्लियर था, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? यस, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? बेटा यस नो बोल दो, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आपके विजिबल नहीं होंगे. यस सर. चलो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ठीक है, अब यहाँ से आपका मटेरियल का प्रॉपर आपका स्टार्ट हो जाता है ना? यहाँ से आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी फलाना ठिकाना यहाँ से शुरू हो जाता है एग्जैक्ट आपका. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझोगे. अब कौन आ गया इस टाइम पे मीटिंग में? टाइम पे आएगा रो बेटा, है ना? चलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ठीक है, अब ये क्या होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? अब यहाँ से जो है थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट है ना? ये चीज़ें आपको डेफिनेशन की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको याद रखनी होती. ठीक है, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस. तो उसको समझने की कोशिश करो कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं. आपने कई बार पढ़ा होगा ये, लेकिन फिर भी बच्चों को याद नहीं रहती चीज़ें, भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पार्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं. ठीक है, अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम H से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये होता क्या है?
तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नॉर्थ पोल ऑफ अ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और उसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ है ना, उसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ है m, ठीक है, और इसके सामने मैंने एक और मैग्नेट रखा और इसका नॉर्थ पोल इधर है और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो यूनिटी, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, यूनिटी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब ये है कि ये जो यूनिटी जिसकी आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है, अगर यूनिटी है तो इस पे कितना फोर्स ये वाला मैग्नेट लगाएगा जिसकी पोल स्ट्रेंथ m के बराबर है। ठीक है, ऐसा एक मैग्नेट लिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ m के बराबर है और एक मैग्नेट ऐसा लिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसका नॉर्थ पोल मैंने इसके पास रखा, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से इस वाले मैग्नेट पे, इस वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, है ना। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। ये तो इसकी पहली डेफिनेशन हो गई, इसको हम कई तरीके से डिफाइन करने वाले, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो पहली डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई कि जब हम किसी यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ m के बराबर है, तब आपका जो ये मैग्नेट है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, दैट इज़ योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, उस पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये हो जाएगी। इसको डिफाइन करते हैं हम b अपॉन म्यू से। इट इज़ डिफाइंड बाय द फॉर्मूला विच इज़ b अपॉन म्यू। b इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू आपकी क्या होती है, परमिएबिलिटी। म्यू इज़ योर परमिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से इस इक्वेशन से आप एक चीज़ और सीख सकते हो कि जो h है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता मीडियम पे? अब कौन आ गया मीटिंग में? मीडियम पे डिपेंड क्यों नहीं करता ये? देखो, क्योंकि हमने इसको म्यू से डिवाइड कर दिया। अगर आप इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने म्यू से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने इसको म्यू से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को म्यू से डिवाइड कर रखा है। बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो जब हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो उसके इंडिपेंडेंट हो जाता है। हम सब ने मैथ्स में पढ़ रखा है, इतना पार्ट थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को एनालाइज करो तो अब जैसे कि सपोज करो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इंटेंसिव होती है ना। थोड़ा सा 11th क्लास से लिंक कर रहा हूँ। आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किसी ने पढ़ रखा है? इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जानते हो क्या होती है? थोड़ा सा 11th क्लास टच करा रहा हूँ मैं यहाँ पे समझाने के लिए, बस नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटेंसिव का मतलब, हाँ, कौन के साथ मैटर के चेंज नहीं होती वो इंटेंसिव। जिसके साथ, फिर से बोलना बेटा जोर से। अमाउंट ऑफ मैटर के साथ चेंज नहीं होती वो इंटेंसिव। अमाउंट ऑफ मैटर के साथ चेंज नहीं होती वो इंटेंसिटी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती। मैटर का मतलब यहाँ पे किससे, मास पे डिपेंड नहीं करती, है ना। जो प्रॉपर्टीज आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, जैसे आपकी स्पेसिफिक एनर्जी होती थी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती थी? कैपिटल एनर्जी अपॉन एम, मास से डिवाइड कर दो तो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो वैसे ही जब मैंने इसको म्यू से डिवाइड किया, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को म्यू से डिवाइड किया। अब म्यू से मैंने डिवाइड किया मतलब ये जो मीडियम है उसके इंडिपेंडेंट हो गई। ये वाली जो प्रॉपर्टी है एच, जिसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको मैंने म्यू से जैसे ही डिवाइड किया तो ये म्यू के इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब मीडियम के इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब मीडियम आप कोई भी लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जो आपका h वाला जो फैक्टर है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब सोलेनॉइड से भी आपको मैं इस h को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और मैंने उस पर कुछ करंट पास किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसमें कुछ करंट पास किया तो हम सबको पता है इस करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। इस करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई, ठीक है, विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई, वेयर n इज़ योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज़ योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। I इज़ योर करंट एंड म्यू नॉट इज़ योर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो n इंटू आई वाला फैक्टर है आपका, बड़े ध्यान से आप देखो, तो ये जो n और i वाला फैक्टर है इसी को मैं बोलता हूँ क्या? इसी को मैं बोलता हूँ h। ये जो n इंटू आई है, मतलब n इंटू आई का मतलब क्या है? मैंने कितना करंट, जितना ज़्यादा मैं करंट दूंगा उतना ज़्यादा मेरा h होगा, मतलब उतनी ज़्यादा मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा, उतनी ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। तो अल्टीमेटली जो आपका b अपॉन म्यू वाला जो फैक्टर है ये यहीं से डिराइव हुआ है। एक सोलेनॉइड का एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। यू कैन इजीली राइट b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स h। सो b बाय h आपका क्या हो जाएगा? म्यू नॉट के बराबर। म्यू नॉट के बराबर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम क्या था? फ्री स्पेस, है ना। मीडियम क्या था आपका? फ्री स्पेस। अगर उसके अलावा कोई दूसरा मीडियम होता तो आप इसको रिप्लेस कर देते म्यू से। इसको किससे रिप्लेस करते थे? म्यू से, अगर आपका कोई दूसरा मीडियम होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अब आप खुद ही देख लो, क्या अमाउंट ऑफ करंट मीडियम पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या नंबर ऑफ टर्न्स मीडियम पे डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। तो मतलब ये जो फैक्टर आपका आ रहा है NI वाला, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब ये आपके कंट्रोल में है। ये जो फैक्टर है देखा जाए तो इट इज़ इन योर कंट्रोल। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं करंट कितना भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, ये हमारे कंट्रोल में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ योर एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज़ योर एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा कि नहीं समझ पा रहे हो। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो ये इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ के देखना, किसी भी बुक में इतना क्लियरली लिखा नहीं होगा कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या होता है ना। किसी भी बुक में आप अच्छे से रीड आउट अगर आप पढ़ते हो, NCERT पढ़ो, चाहे HC वर्मा पढ़ो, चाहे आपके पास जो भी बुक है उसमें से पढ़ के देखना, कहीं भी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी इसकी कि ये होता क्या असल में। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको कनेक्ट करूँ, ताकि आप कोई भी बुक को पढ़ो तो आप एक ही बार में उसको समझ जाओ, है ना। कोई भी बुक अगर आप रीड करते हो तो एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया गया। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई वाला जो पार्ट है आपका, इसको मैं कैपिटल N से बना देता हूँ, कैपिटल N इंटू आई अपॉन L। तो ये कैपिटल N इंटू आई जो है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स. सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ इधर छिपा हुआ है, इधर ये स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये भी हमारा एच ही है. तो तरीके अलग अलग है डिफाइन करने के, लेकिन अगर आप इस सोलेनॉइड का एग्जांपल लेके चलोगे, सोलेनॉइड को एग्जांपल को दिमाग में रख के चलोगे, तो कितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ लो किताबों में, आप उसको प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओगे. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना. एक बच्चा पढ़ के आता है एनसीईआरटी में से, बोलता है सर इसमें तो अलग दिया हुआ है. दूसरा एच सी वर्मा पढ़ के आ जाता है, बोलता है सर इसमें तो अलग दिया हुआ है. तीसरा कोई और बुक पढ़ के आ जाता है, डीसी पांडे, बोलता है इसमें तो अलग दिया हुआ है. तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ना उस टाइम पे. तो जब आप इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए, अब आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको कोई भी डेफिनेशन एकदम से क्लिक कर जाएगी. बात समझ आई मेरी? क्या दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए ऊपर के? सर मैग्नेटोमोटिव फिर से बताओ ना. मैग्नेटोमोटिव फिर से बताता हूँ. देखो पहले स्टेटमेंट को रीड करो. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रही है? करंट की वजह से जनरेट हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे करंट कंट्रोल कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कंट्रोल कर रहे हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना. जितना ज़्यादा आपका करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है. तो ये फैक्टर्स जो हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं. अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा. ठीक है. जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस टर्म को मैग्नेटोमोटिव फोर्स नाम दे दिया. जैसे मैंने एच को डिफाइन किया है, तो एच इज़ डिफाइंड एज NI/L. तो ये NI वाला जो फैक्टर है, इनको इन्होंने क्या बोला है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ठीक है. इस फैक्टर को इन्होंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स का नाम दे दिया. ठीक है. असल में ये आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है. चाहे आप इंटेंसिटी से बोलो, चाहे आप इसको फोर्स से बोलो. ठीक है. दोनों का नाम थोड़ा डिफरेंट इन्होंने रखा है, लेकिन दोनों का सेंस है वो सेम है. ठीक है. तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मतलब है ये आपका जो NI वाला जो फैक्टर है, कैपिटल N इंटू आई, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट. बात समझ आ गई? यस सर. हाँ. तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये दो डेफिनेशंस इसकी आपको पता होनी चाहिए. पहली डेफिनेशन तो आपको बताई, बार मैग्नेट से रिलेट करके मैंने बताई थी. फिर दूसरी डेफिनेशन हमने इसको सोलेनॉइड से लिंक किया. ठीक है. दोनों जगह से हमें सेम ही चीज़ मिलेगी. अब एक तीसरा पॉइंट देखो इसका, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है. 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अब थर्ड पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस. ठीक है. अब इसका क्या मतलब? अब जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई मटेरियल है. ठीक है. उस मटेरियल में एटम्स होते हैं, हम सबको पता है. और हर इंडिविजुअल एटम का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता ही है. किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, रैंडम डायरेक्शन में डिस्प्लेस रहूँ. तो जैसे ही मैं एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करूँगा, मतलब सपोज करो मैंने इसको कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी H. ठीक है. जिसको मैं H बोलता हूँ. मैंने इसको कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी, तो कितनी डिग्री तक, मतलब कितनी हद तक आप बोल सकते हो, कितनी हद तक ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है ना. इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की क्षमता, हिंदी में ऐसा बोल सकता हूँ मैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी. ठीक है. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस. ठीक है. इसी को हम H बोलते हैं. तो देखो नाम इसका H है, लेकिन इसके काम बहुत सारे.
ये सारे काम आपको समझ आ जाने चाहिए। मैं हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं बता रहे, ये सेम क्वांटिटी को ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये H मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। एक पॉइंट और इसका देख लो, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वैसे विजिबल है ना, मेरे ख्याल से विजिबल होगा। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग विद अ यूनिट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप बड़े ध्यान से देखो तो वही चीज़ आपकी फिर से आ जाएगी। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, जैसे मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया 1 कूलम का, 1 यूनिट का जो भी है, ठीक है। अब ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज करो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज मूविंग विद अ यूनिट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस वेलोसिटी के नॉर्मली अप्लाई किया हुआ। तो हम सबको पता है इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स हम सब ने पढ़ रखा है। अरे हाँ ना तो बोलो, ये तो पढ़ के आए हो, ये तो याद होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हम सब ने पढ़ रखा है, विच इज डिफाइंड एज Q इंटू V क्रॉस B। तो Q का वैल्यू आपका 1 यूनिट है, वेलोसिटी भी आपको कितना दिया हुआ है, यूनिट वेलोसिटी, है ना। मतलब V क्रॉस B करोगे तो VB साइन थीटा वाला फैक्टर आएगा, है ना, 1 इंटू B इंटू साइन 90, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। और इस मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही आप म्यू से डिवाइड करोगे तो अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर H, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने म्यू के बारे में कुछ बात नहीं करी है, लेकिन इनका कहने का सेंस वही है कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन्होंने म्यू वाले फैक्टर को मतलब 1 मान के एज्यूम कर लिया है। म्यू वाले फैक्टर को इन्होंने 1 एज्यूम किया हुआ है। सब कुछ इन्होंने यूनिट मान लिया, मतलब वेलोसिटी भी यूनिटी मान ली है, चार्ज भी यूनिटी मान लिया है, म्यू का फैक्टर भी यूनिटी मान लिया है। तो ऑब्वियसली जो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो इस फोर्स के बराबर हो जाएगी, वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो काफ़ी देखो डिफ़ाइन करने के तरीके बहुत अलग अलग है, लेकिन घुमा फिरा के मैं वापस से एक ही चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अलग अलग एंगल से हमने इस H को डिफ़ाइन किया है। तो ये कई सारे तरीके, अब आपने अलग अलग बुक्स देखोगे तो अलग अलग डेफिनेशंस वहाँ पे दे रखी होगी। मतलब मैंने चारों डेफिनेशंस आपको एक साथ पैचअप करके यहाँ पे बता दिए, है ना। किसी भी बुक में ये चारों डेफिनेशन एक साथ नहीं दे रखी है, यहाँ पे हमने चारों डेफिनेशंस एक साथ कंक्लूड कर लिए। आप कोई भी बुक पढ़ के देख लो, वहाँ पे एक से ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दे रखी होगी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट सबको, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करना चाहूँगा। ऐसा यूनिट तो हम सब निकाल लेंगे, इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करना चाहूँगा। असल में जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे कि मैंने कोई मटेरियल रखा है और मैं इसको कुछ फील्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ इनपुट। मैंने क्या इनपुट दिया, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी डिफाइन करता हूँ, इट इज़ द इनपुट गिवन बाय माई साइड। मतलब मैंने अपनी तरफ से जो इनपुट दिया है वो मैंने ये दिया है। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्टूडेंट हो, मतलब आपको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप ये मटेरियल हो, ठीक है। आप ये मटेरियल हो और मैं आपको कुछ इनपुट दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें जो एटम्स हैं, मतलब अलग अलग बच्चे हैं, मतलब आप सब स्टूडेंट्स हो, वो एटम्स हो, ठीक है, ऐसा मान के चलो।
ये जितने भी एटम्स इसमें प्रेजेंट है वो सब आप लोग हो। अब कई बच्चे इधर भटके हुए हैं, कई इधर भटके हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं है कहाँ जाना है। अब जैसे ही टीचर क्लास में आया उसने कुछ इनपुट दिया एच के फॉर्म में, तो कुछ बच्चे तो सीरियस हो गए, पढ़ाई करने लगे, जैसा टीचर ने बोला उस डायरेक्शन में चलने लगे। कुछ अभी भी भटक रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है ना। लेकिन कुछ बच्चे सुधर गए, वो अलाइनमेंट में आ गए, जैसा इनपुट दिया था वैसा उनका आउटपुट आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस एच को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। इट इज़ द इनपुट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द इनपुट गिवन टू एनी मटेरियल, है ना, टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, है ना। उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो इनपुट दिया जाता है उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो इनपुट दिया जाता है उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। अब मैंने आपको हर एंगल से लगभग बता ही दिया है, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा। क्या आपको समझ आ गया सबको अच्छे से? हाँ सर। है ना। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कभी भी आपको पूछेगा तो आपको हर एंगल से मैंने ये चीज़ें बता दी। ठीक है, ऐसा यूनिट देख लो। अब ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, एम्पियर इंटू टर्न्स पर मीटर। सीधी सी बात है, हमने अभी भी बताया था H इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू आई अपॉन एल। तो I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। N आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ आपकी होती है मीटर्स में। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा यूनिट वो पूछ लेता है जहाँ पे 90% बच्चे रॉन्ग करके आते हैं। 90% मैंने देखा है बच्चे इसकी ऐसा यूनिट रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि उन्हें ये वाला पार्ट पता ही नहीं होता है कि इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, NI अपॉन एल। जैसे मैंने आपको अभी सोलेनॉइड का एग्जाम्पल देके बताया था, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, तो वो ऑब्जेक्टिव में इसका ऐसा यूनिट तक निकाल नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं यू कैन ईजिली सॉल्व। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट हो गए और इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। CGS यूनिट इसकी ऑस्टेड है, ये आप याद रख सकते हो, नीट में चांसेस हैं इसके आने के, है ना। CGS यूनिट के जो भी थ्योरी वाले पार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो नीट में आने के उसके पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप ये पांचों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर सकते हो, मतलब याद क्या, समझ ही लिए हमने। CGS यूनिट इज़ ऑस्टेड। ये मेरे ख्याल से एक पॉइंट ऐसा है इन 6 पॉइंट्स में से जो आपको याद रखना पड़ सकता है। बाकी पांचों पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गए। हाँ, ये हमने पांचों पॉइंट समझ लिए। ये एक पॉइंट शायद आपको रिमेंबर रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। इसमें ऑस्टेड है तो ऑस्टेड है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो इतने सारे नाम हैं। कहना ये चाहता है कि वो बी को डिफाइन करना चाहता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। इसको मतलब जितने भी नाम है सब इसको दे दिया हमने, बी को। मैक्सिमम नेम आप देख सकते हो उसको, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देके कहने का मतलब यही है, बी। ठीक है, आप सिंबल से याद रखो इसको, बी, है ना। अब जैसे हमने ऊपर एच को डिफाइन किया था, तो अब ये क्या कर रहे हैं, कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आनी तो सेम चीज़ है। अब ऊपर से मैं बी को डिफाइन कर सकता हूँ ना, बी क्या लिख सकता हूँ बताओ? म्यू टाइम्स एच। तो जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी उसको घुमा के इसने कान को उधर से पकड़ लिया, बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच। तो बी हम सबको पता है ना, बी क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या है ना। हम सब ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? E.ds। ठीक है, वैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? B.ds। ठीक है, तो जब मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जब मैं इस फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करूंगा,
इस मैग्नेटिक फ्लक्स को जब मैं एरिया से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी मिलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से नामकरण जो इसके हुए हैं अलग अलग इसलिए हुए हैं क्योंकि इसको फिर अलग अलग एंगल से हमने इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको यही मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम सबको पता है कि जब हम फ्लक्स को डिफाइन करते थे तो फ्लक्स का मतलब वही होता है कितनी लाइन उसको कट करके जा रही। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको एरिया को कट करती हुई जाती थी, है ना। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो कितनी मैग्नेटिक की जो फील्ड लाइंस है वो उस एरिया को नॉर्मली कट करती हुई जा रही है, उसको चीरती हुई जा रही है, उसको काटती हुई जा रही है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया, है ना। पर यूनिट एरिया जब आप करोगे तो आपको बी मिल जाएगा और इसी बी को हमने यहाँ से डिफाइन कर रखा है विच इज म्यू टाइम्स ऑफ एच। तो ये इन दोनों पैरामीटर्स के बीच का आपका रिलेशन है। ठीक है, ऐसा यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, इट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेस्ला। तो ऐसा यूनिट पे फोकस मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसका ऐसा यूनिट पूछ लिया जाता है, तब आपको पता होना चाहिए कि एच का ऐसा यूनिट अलग है और बी का ऐसा यूनिट अलग है, दोनों का ऐसा यूनिट बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को लिंक हमने किससे किया हुआ है, इस इक्वेशन से, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, हर एंगल से मैड एंगल बन गए हो। तो ये वाला कंसेप्ट चार्ट है पूरा, और थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। इस पर काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए सब भाई, एवरीवन? यस, चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ ना बेटा, वैसे वैसे आपको घर पे क्या करना है, जैसे आज आपने ये पढ़ा, ये कंसेप्ट आपने आज पढ़ लिया, तो घर पे आज आपको तुरंत ही इसके नोट्स बना लेना, है ना। घर पे बैठे रहते हो तो जैसे ही फ्री टाइम मिलता है थोड़ा भी, तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम इवनिंग क्लास में कर ही लेते हैं, तो इवनिंग क्लास में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उसके भी नोट्स बना लिया करो, उसके साथ ही ऐड कर दिया करो, तो प्रॉपरली आपका एक वो पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप अगर रोज़ सीक्वेंस में काम करोगे तो आपको एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते नहीं है, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, अब कहाँ से पढ़े, इतनी सारी बुक्स होती हैं, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, मतलब कन्फ्यूजन होता ही है ना। हमारे टाइम पे हमको भी होता था, जैसे मेरे पास भी 4-5 बुक्स होती थी एक सब्जेक्ट की, तो कभी कभी लगता था एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर लगता था नहीं एचसी वर्मा पढ़ ले, फिर लगता था नहीं ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। अब प्रॉपर नोट्स होते ही नहीं थे उस टाइम पे, आदत थी नहीं नोट्स बनाने की, ऐसे ही चलते रहते थे बस। अब क्योंकि हम तो बहुत वो होते हैं ना, हम सब दिमाग में लेके चलते हैं, हम सोचते हैं कि हमें तो सब आता है, एंड मोमेंट में क्या एक बार देख के चले जाएंगे, हो जाएगा। थोड़ा हमारा नेचर वैसा ही होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने कहा नोट्स वोट्स कौन बनाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो फिर इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर वो तो मैंने अपने 1-2 दोस्त अच्छे बना रखे थे, तो मैं उनके घर पे चले जाता था। तो उनके घर पे जब जाता था तो उन्होंने बाकायदा नोट्स प्रॉपरली अरेंज करके बना के रखे होते थे, तो फिर अपन क्या करते थे, उसकी ज़ेरोक्स करा लेते थे। लेकिन ज़ेरोक्स कराने से उतना बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन ये है कि दोस्त के यहाँ चले जाओ तो थोड़ा रिलैक्सेशन लगता था, हाँ चलो ठीक है यार, दोस्त है ना अपना, हैंडल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा लगता था। लेकिन मैंने कहा आपके साथ ऐसा ना हो, तो एंड मोमेंट पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इससे अच्छा अभी से अपने नोट्स तैयार करते चलो, है ना। लास्ट में खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उसका अलग ही मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब आप ज़ेरोक्स तो करा लोगे, अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको सब मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आप खुद के हाथ से लिख के बनाओगे। क्योंकि जब आप खुद लिखते हो ना, तो वो आपका समझा हुआ होता है, और जब आप खुद से समझ के लिखोगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग से लिखोगे,
तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, अगर नहीं तो अदरवाइज़ आप जेरोक्स करा कर आके फिर पढ़ोगे, फिर अगले दिन फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा खुद से बनाओ, एक बार समझ लो उसको और फिर खुद से नोट्स बनाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आ जाओ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया। एक ही बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। ठीक है, हम सबको पता है। अब बी और एच के बीच का रिलेशन भी अभी अभी हमने देखा, और बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच, वेर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है इसको भी देख लो, कई बच्चों को ये भी नहीं समझ आता है, बोले सर इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, बता दो म्यू होता क्या। इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास और एंटर द सब्सटेंस, है ना। मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने कोई मटेरियल लिया, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए आपने कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी, तो कितनी फील्ड लाइंस, अब इस मटेरियल की भी तो कुछ खुद की प्रॉपर्टीज़ होगी ना, कि ये कितनी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करेगा, कितनी को पास नहीं करेगा। आपने तो बहुत सारी इंटेंसिटी दे दी फील्ड लाइंस की, लेकिन अब इस मटेरियल पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़, इस मटेरियल की, हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कितने हद तक उसको अपने अंदर से पास होने देती है। ठीक है, तो वो डिग्री जो होती है मतलब मटेरियल पे, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, चलो इसकी भी ऐसा यूनिट हमें पता है ना। अब एक आती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, है ना। अब कंपैरिजन आप किससे करोगे? स्टैंडर्ड आपके पास होता है वैक्यूम। वैक्यूम की परमिएबिलिटी हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और मीडियम की परमिएबिलिटी हम म्यू एम से डिनोट करते हैं। तो जब हम मीडियम की परमिएबिलिटी को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये तो हम सबको पता ही होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज योर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। स्टैंडर्ड हम वैक्यूम को मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। म्यू एम को क्या लिख सकते हो? बी अपॉन बी नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच होता है। लेकिन एच वाला जो फैक्टर है, मैंने आपको अभी भी बताया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। एच वाला जो फैक्टर है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मैं बार बार चिल्ला के एक ही पॉइंट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। एच वाला जो फैक्टर है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पे डिपेंड कौन करता है? बी डिपेंड करता है। तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफाइन किया है तो मैंने म्यू एम अपॉन म्यू नॉट लिखा है, और उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बी अपॉन बी नॉट, क्योंकि बी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। एच जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट सबको? यहाँ तक सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? यस, बेटा हाँ ना बोल दो, फिर हम क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, फिर इतना ही आज आप इसको अच्छे से बना लो और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन द इवनिंग क्लास।